तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 2020 का इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल। ये है 2020 का पेपर। तो इसको हम अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इसके पहले के अगर आपने नहीं देखे तो इसका अलग से प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, तो उसको जरूर देखिए। संगठनात्मक संप्रेषण में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वैयक्तिक अवरोध नहीं है? प्रजाति केंद्रिता, अर्थात्मकता, अनुग्रहण या छवि प्रबंधन। देखिए, एथनोसेंट्रिज्म नहीं होगा और बाकी ये तीनों होंगे। संगठनात्मक संप्रेषण में अर्थात्मक अनुग्रहण और छवि प्रबंधन अंतर्वैयक्तिक अवरोध उत्पन्न करते हैं, जबकि प्रजाति केंद्रिता अवरोध उत्पन्न नहीं करती है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन ओपननेस इज फाउंड इन, मतलब संप्रेषण निष्कपटता का उच्चतम अंश पाया जाता है। अनौपचारिक संप्रेषण, मेटा संप्रेषण। तो देखिए, मेटा संप्रेषण, अगर कहीं भी इस तरह क्वेश्चन है मेटा वाले पे जाइएगा, जरूर सही होगा। संप्रेषण निष्कपटता का उच्चतम अंश मेटा संप्रेषण पाया जाता है। मेटा संप्रेषण एक द्वितीय संप्रेषण है जो किसी जानकारी के अर्थ को बताता है। अलग अलग मेटा संचार के साथ एक ही संदेश का अर्थ पूरी तरह से अलग हो सकता है। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सकर्मियों के शाब्दिक शब्द को तितर बितर करने में सर्वाधिक उपयुक्त है? रक्षात्मक हो जाना, वाद विवाद में पड़ना, हानिकारक भाषा को स्वीकार करने से इनकार करना। तो कॉमन सेंस की बात है, गौतम बुद्ध को याद रखिए और हानिकारक भाषा को अस्वीकार कर दीजिए। ये है प्रॉक्सिमिक्स, ये क्वेश्चन कई बार आया है। प्रॉक्सिमेसिस से संबंधित है किससे? तो ये इससे रिलेटेड होता है अशाब्दिक संप्रेषण से। अशाब्दिक संप्रेषण से संबंधित है। अशाब्दिक संप्रेषण से तात्पर्य सामान्यतः शब्द रहित संदेशों को भेजने एवं प्राप्त करने की प्रक्रिया से। प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व कौन सा है? एब्स्ट्रेशन, विसंधिकरण, सक्रिय श्रवण। तो एक्टिव लिसनिंग। निम्नलिखित में से कौन सा संगठनात्मक परिस्थितिकी से संबंधित है? केंद्रीकृत संप्रेषण, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, पार्श्विक। लेटरल कम्युनिकेशन जो है संगठनात्मक से संप्रेषण है, से रिलेटेड है। और निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में पराभाषिक संकेत है? तो स्वर संबंधी क्षेपण में पराभाषिक है, मुखाकृत अभिव्यक्ति में, हाव भाव अंग विन्यास में नहीं है। किस प्रकार के संप्रेषण नेटवर्क में समूह के नेता के उद्भव की संभावना होती है, लेकिन समूह के सदस्यों की तुष्टि निम्नतर होती है? तो ये होता है चक्र प्रकार में, व्हील टाइप कम्युनिकेशन में। इसमें समूह के सदस्यों की तुष्टि निम्नतर होती है, ठीक है। नेता के उद्भव की संभावना ज्यादा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वगामी संप्रेषण में संगठनात्मक मौन का एक उदाहरण है? विकृति, विलंबन, निस्पंदन। तो फिल्टरिंग होता है, ठीक है। देखिए, फिल्टरिंग ऊर्ध्वगामी संप्रेषण मौन का एक उदाहरण है। जब किसी संगठन में अधीनस्थों द्वारा उच्च अधिकारियों को सूचना संदेश भेजा जाता है तो यह ऊर्ध्वगामी संप्रेषण अपवर्ड कहा जाता है। इस प्रकार के संप्रेषण के अंतर्गत मौखिक प्रार्थना, अनुमति मांगना, प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक श्रवण का रूप नहीं है? नैदानिक श्रवण मतलब डायग्नोस्टिक लिसनिंग, और परावर्तित श्रवण है, परानुभूतिक श्रवण है, निर्णयात्मक श्रवण। तो जजमेंटल थोड़ी ना होता है, जजमेंटल हो जाओ किसी का सुनोगे कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा सोच से संबंधित संप्रेषण में बाधा नहीं है? प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक समस्या, सूचना विवाद, द्वितीय प्रारूप या सांस्कृतिक विभिन्नता। तो यह है डायडिक आर्किटाइप, ठीक है। नेक्स्ट है, संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश रूपांतरण की सफलता की जांच की जाती है कूट संकेतन द्वारा, माध्यम द्वारा, प्रतिपुष्टि द्वारा। तो फीडबैक द्वारा। ये क्वेश्चन तो हर साल आया है, ये याद कर ली। संचार, संदेश, माध्यम, कूट संकेत, संकेत वाचन, प्रापक और प्रतिपुष्टि। ये है पार विभागीय समितियां रूप है इष्टतम संप्रेषण का, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण का, अर्धोगामी या पार्श्विक। तो यह लैटरल कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट है, ये मिलान करना है। सभी मनुष्य मरणशील है, क्या है ये? एक मिनट, करना क्या है इसका? अच्छा, कोट से मिलान करना है। सभी मनुष्य मरणशील है, ये क्या है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। और नो मैन आर परफेक्ट, कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, सर्वव्यापी निषेधात्मक है। कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान है, कुछ। तो ये क्या हो जाएगा? ये पार्टिकुलर अफर्मेटिव है, ये पार्टिकुलर नेगेटिव।
नेगेटिव है, कुछ किसान धनी नहीं है, पार्टिकुलर नेगेटिव है। तो 3, 1, 4, 2 होगा ये। 3, 1, 4, 2 ऑप्शन डी। ठीक है, सभी मनुष्य मरणशील है, सर्वव्यापी सकारात्मक है। कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, तो देखिए निषेधात्मक है क्योंकि नेगेटिव भी है। कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान अंशव्यापी संकेतात्मक है, कुछ है इसलिए अंश है सकारात्मक है भाई, इसमें नेगेटिविटी की यूज नहीं हुई है। कुछ किसान धनी है तो इसलिए निषेधात्मक है, ये अंशव्यापी कुछ की बात है, अंश है और अंशव्यापी हो गया। किसी समस्या की स्थिति में पूर्व से सामना की गई समस्या के से समानता के आधार पर निर्णय की प्रक्रिया को कहते हैं। इसको बोलते हैं हिस्टोरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिवनेस। ये भी रिपीटेड है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, एक बार पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में कभी-कभी बाधा उत्पन्न करता है? स्वसोच, मानसिक विन्यास, एल्गोरिथम। तो ये है मानसिक मेंटल सेट, ये भी रिपीटेड है। आप पीवाईक्यू करके आइए, पता चल जाएगा। निम्नलिखित निर्णय शैली में किसमें लंबा समय लगता है? विश्लेषणात्मक के व्यवहारपरक निर्देशात्मक शैली में। तो देखिए विश्लेषणात्मक में समय ज्यादा लगता है। एक वृत्त चित्र में विभिन्न वृत्तखंडों का अनुपात समानुपाती किसके होता है? वृत्तखंडों के परिमापों के। तो ये होता है वृत्तखंडों के कोणों पे। डिसीजन मेकिंग का है। निर्णय लेने के संदर्भ में फ्रेमिंग प्रभाव निम्नलिखित में से किसका उल्लेख करता है? विकल्पों की प्रस्तुति का ढंग विकल्प के चयन को प्रभावित करना। तो बिल्कुल किसी से बात करते हो, आप विकल्प बनाते हो, एक फ्रेमिंग तैयार करते हो ना, उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट है किसी उच्च सशक्त समूह के सदस्यों के समालोचनात्मक मूल्यांकन परक निर्णय क्षमताओं के नष्ट हो जाने की प्रवृत्ति कहलाती है। किसी उच्च सशक्त समूह के सदस्य, देखिए समूह की बात है तो ग्रुप में होगा, तो यह ग्रुप थिंक। और ये है निर्णय की वह शैली जो सभी को प्रश्न रखने से अत्यधिक संबंधित है कही जाती है। इसको बोलते हैं बिहेवियरल स्टाइल। निर्णय की वह शैली जो सभी को प्रसन्न, आपका अच्छा व्यवहार रहेगा, आप सबको खुश रखोगे, यही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय के परिणामों की संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है? उपयोगिता का आकलन, प्रतिनिधित्व, उपलब्धता, समायोजन। तो ये है उपयोगिता का आकलन। उपयोगिता का आकलन निर्णय के परिणामों की संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है। संभाव्यता का संबंध आगमन से है और आगमन निरीक्षण और परीक्षण पर आधारित है। वैध मानक आकार के निरपेक्ष न्याय वाक्य में यदि मुख्य पद निष्कर्ष में व्याप्त है तो उसे व्याप्त होना होगा। इसको मुख्य आधार वाक्य में। प्रसंभाव्यता गुण किसका होता है? तो आल इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट का होता है, आगमनात्मक युक्ति का। तो प्रसंभाव्यता आगमन, देखिए कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी, इसको याद कर लीजिएगा। आगमनात्मक युक्ति का गुण है। प्रसंभाव्यता का संबंध आगमन से है और आगमन निरीक्षण और परीक्षण पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस निर्णयकर्ताओं में समस्याओं के सृजनात्मक समाधान खोजने की अच्छी प्रवृत्ति पाई जाती है? निर्देशात्मक शैली के निर्णयकर्ताओं में, विश्लेषणात्मक शैली के निर्णयकर्ताओं में, या संप्रत्यात्मक शैली के निर्णय प्रभावकर्ताओं में, या व्यवहारपरक शैली के निर्णयकर्ताओं में। तो यह कॉन्सेप्चुअल स्टाइल एंड डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट है ये किसके निराकरण में परिभाषा की प्रमुख उपयोगिता है? तार्किक आकार में, मतलब लॉजिकल फॉर्म में, रूल्स ऑफ ग्रामर व्याकरण के नियम, या अर्थ के, या संदिग्धता तो संदिग्धता के लिए परिभाषा की प्रमुख उपयोगिता होती है। कोई व्यक्ति किसी निर्णय के वांछित लक्ष्य के बारे में काफी कम जानता हो और जब निर्णय के विकल्प अस्पष्ट हो तो ऐसी परिस्थिति संदिग्ध कहलाती है और ऐसी स्थिति में किसी निर्णय को निराकरण के समय परिभाषा की प्रमुख उपयोगिता होती है। किसी वैध मानक आकार का निरपेक्ष न्याय वाक्य निष्कर्ष विशिष्ट हो एवं दोनों आधार पर वाक्य सर्वव्यापी है तो उसमें तर्क दोष कौन सा निहित होता है? सत्तात्मक तर्क दोष होता है। देखिए तर्क दोष के बारे में कई चीजें आप पढ़ चुके हैं। तो किसी वैध मानक आकार का निरपेक्ष न्याय वाक्य निष्कर्ष विशिष्ट हो तो ऐसे दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी है तो पद में सत्तात्मक तर्क दोष होता है। सामान्य मानसिक परीक्षण है, मतलब ये रीजनिंग का आ गया। तो ये देखिए 27 क्वेश्चन जो है ये आपका कम्युनिकेशन स्किल से आया है, तो इसको कर लीजिएगा। फिर हम बनाते मतलब 2021 का देखेंगे इसके बाद। ठीक है, चलिए अब 2021 का हम पेपर देखेंगे।